हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो? वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। बढ़िया आप सभी? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टाइम टेबल को, जो कि उसी के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेस चल रही हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे होंगे। काफ़ी सारे सेशंस मैं आप लोगों के कर रहा हूँ डियर, और इसी उम्मीद से करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको क्लियर रहे, क्रिस्टल रहे, आप अलग से भटको नहीं, और टू द पॉइंट आपको चीज़ें मिल जाएं। रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएं। तो ऐसा कुछ मेरा एजेंडा होता है आप लोगों के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। गोविंद श्रेष्ठी जी, प्रेमवती जी, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया में विकास और सिंध पर आक्रमण, आज हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। सो क्लास स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया होगा 52% डिस्काउंट का, तो आप काफ़ी सारे हमारे जो न्यू कोर्सेज हैं आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी के जो प्लस प्लेटफॉर्म पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो प्लीज़ इन कोर्सेज को ज्वाइन करके इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। और जो न्यू कोर्सेज हमने आपको शुरू किए हैं उन न्यू कोर्सेज को देखिए। अगर आपको स्ट्रेटेजीज बनाना है तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप 1-to-1 की हमारी मेंटरशिप ले सकते हैं। न्यू कोर्सेज में 4 मंथ में हम आपको पूरा फॉरेस्ट का पोर्शन कवर करा के दे रहे हैं। 4 मंथ्स में हम पूरी मेंस आपको कवर करवा के दे रहे हैं। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें 2 साल में आपका पूरा प्री प्लस मेंस कवर होगा। और एक और नया हमने कोर्स शुरू किया है जो अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, 23 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एक कोर्स 9 मंथ्स का आपके लिए भी शुरू हुआ है। तो ये कुछ जुलाई के कोर्सेज थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और मेरे भी कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें हम हिस्ट्री को यूनिट 1 2 3 4 5 एक साथ ही कवर कर रहे हैं यहाँ पे, और इस महीने तक पूरी यूनिट्स कवर हो जाएंगी। सो एंशियंट हिस्ट्री को हम यहाँ पर टीच कर रहे हैं डियर। एंशियंट हिस्ट्री में आज जो हमारा कल टॉपिक छूट गया था, भारतीय संस्कृति का प्रसार और सिंध पर आक्रमण, इस टॉपिक को हम अभी कवर करेंगे। ठीक है, कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुर्की आक्रमण। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म का टॉपिक जो छूट गया था वो, और फिर कुछ जो छोटी छोटी सी डायनेस्टीज थी, जैसे चालुक्य कौन थे, गुर्जर प्रतिहार कौन थे, परमार कौन थे, है ना। फिर कुछ 2-3 लेक्चर्स में उनके आपको सेपरेट लेकर आऊंगा, वो रहेंगे आपके 6 7 8 तारीख के आसपास। इस तरह से एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवाया जाएगा। मिडाइवल में आज हम यहाँ पर कवर करेंगे अकबर। अकबर के पहले थोड़ा सा जहांगीर, आपको जहांगीर के साथ जो शेरशाह वाला पोर्शन छूट गया था ना, इसको मैं कवर करवा दूंगा, और फिर अकबर को यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके, तो ये कुछ यूनिट 1 2 क्लासेस थी, और मॉडर्न हिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही हैं जिसमें आज हमने कुछ प्रेस का विकास किस प्रकार से हुआ, हिक्की कौन थे इसके बारे में देखा हमने, वर्नाकुलर एक्ट क्या था, ये सारी चीज़ें आज हमने अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस में कवर किया। तो ये क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, और कभी भी सब्सक्रिप्शन लोगे अगर आप, तो मेरा कोड लगाओगे तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। तो मेरा कोड है EDYT, यूज दिस कोड एंड गेट सब्सक्रिप्शन। आई स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंध पर आक्रमण। तो भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसार और इसके साथ साथ सिंध पर आक्रमण, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, तो इस आक्रमण को भी आज हमें पढ़ना है। तो मोहम्मद बिन कासिम वाले टॉपिक को थोड़ी टाइम बाद पढ़ाऊंगा, थोड़े टाइम मतलब अभी क्लास के लास्ट में बताऊंगा। मेन चीज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण और पूर्वी, पूर्वी का मतलब होता है जो म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार के साथ साथ उस समय की जो हमारी स्वर्ण भूमि हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिनको जावा कहा जाता था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में हमने किस प्रकार से अपने व्यापार का प्रचार प्रसार किया, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियां उस समय किस प्रकार से हुआ करती थी, वो सारी की सारी चीजें आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। ओके, चल, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। ओके, आई। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि हमारे यहाँ पर व्यापार कब होता था, कहाँ होता था, और व्यापार का महत्व क्या था। इस चीज को ऐसे समझो। अगर मैं आपसे व्यापार की बात करता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि हमारे भारत का व्यापार कब से हो रहा है, तो इस व्यापार को कोई भी इतिहासकार डायरेक्ट एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि भारत में कब से व्यापार होना यहाँ पर शुरू हुआ। व्यापार को लेकर इतिहासकार अपने मत अलग देते हैं। जैसे कि अगर देखो कि प्राचीन भारत में, अगर मैं आपसे बात करता हूँ एंशियंट टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय पे भी हमारे यहाँ पर व्यापार हुआ करता था।
जैसे कि आपने देखा है कि बोगजकोई का जो अभिलेख है जो एशिया से मिला हुआ है, एशिया माइनर से, उस अभिलेख में भी हमारे भारत के कुछ देवता हैं, अग्नि है, वरुण है, नासत्य है, उनका उल्लेख मिला है। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ खोजें हुई हैं, ठीक है, जो म्यांमार है, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ से भी बौद्ध भगवान की गांधार आर्ट वाली, गांधार आर्ट, ठीक है, जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ गांधार कला क्या होती है, उस कला से संबंधित कुछ मूर्तियां इंडोनेशिया, मलेशिया में मिली है। और गांधार आर्ट फेमस कहाँ पर था? हमारे कश्मीर, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, अफगानिस्तान, ये आर्ट मुख्य रूप से यहाँ था। मूर्तियां मिल रही है दक्षिण भारत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से वो जो मूर्तियां हमारे लिए प्राप्त हुई हैं, ठीक है, जो काबुल, कांधार, पेशावर से, वो दक्षिण भारत में कैसे पहुंची? या तो एक व्यापारी के माध्यम से ही पहुंची होगी ना। अब उस समय, जैसे आज के टाइम पीरियड की बात करूं मैं, अभी की, तो आपको याद है एक पीएससी में क्वेश्चन आपसे 2015 या 16 में पूछा गया था कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर को एक पैरेट लेडी की एक मूर्ति गिफ्ट की हुई थी, जो कि भारत से थी, भारत में मिली थी, वो चोरी हो गई थी, कनाडा में वो बरामद हुई थी और उसको रिटर्न किया गया था हमारे भारत में। तो अभी के टाइम में जब ये चीजें हो रही हैं, कनाडा तक सब सामान पहुंच रहा है, तो उस समय भी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई व्यापार तो हुआ करता होगा ना। तो प्राचीन भारत में आप देखोगे, हमारे भारत में जितने भी जो आस पड़ोस के देश थे और इसके साथ साथ जो बहुत दूर के भी देश हुआ करते थे, उनके साथ भी हमारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यापार और इसके साथ साथ अलग जो संबंध होते हैं ना, सांस्कृतिक संबंध, वो तक यहाँ पर स्थापित हो चुके थे। तो वो प्राचीन काल से चल रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, बीच में आपको थोड़ा सा पतन का काल मिलेगा इस समय। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि बीच में फॉरेन इन्वेडर्स आ गए थे हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे कि साइरस हो गया, पल्लव हो गए, कुषाण हो गए, तो इन लोगों का भारत में आगमन हुआ। तो जो ये व्यापार एक लंबे समय से पहले से चलता हुआ आ रहा था, ये इन सारी चीजों से प्रभावित हुआ, ठीक है। तो हमारा प्राचीन काल से भारत का व्यापार विदेशी देशों के साथ काफी अच्छा रहा है, बड़े पैमाने पर होता रहा है। फिर इसमें पतन आया, डिक्लाइन आया, तो जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से सवेरा आता है, तो कुछ ऐसे ही हुआ कि जब विदेशी आक्रमणकारियों ने, शक, कुषाण, पल्लव ने हमारे भारत में, ठीक है, व्यापार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती थी उनको प्रभावित किया, और काफी हद तक जब उन गतिविधियों का पतन हुआ, तो उसके बाद सवेरा निकलकर आता है गुप्त काल में। गुप्त काल में फिर से व्यापार को, और ऐसा मैं कहूं अगर आपसे कि गुप्त काल व्यापार के युग का स्वर्ण काल था, तो इसको कहना भी बिल्कुल किसी कीमत पर गलत नहीं होगा, क्योंकि गुप्त काल में जब व्यापार चालू होता है तो वो बड़े पैमाने पर होता है, और इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा भी दी गई है। तो गुप्त काल में व्यापार को बढ़ावा मिला। अब केवल स्वर्ण काल कह रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल व्यापार ही गुप्त काल में सबसे ज्यादा हो रहा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं साहित्यिक स्रोत के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तो हर प्रकार के स्रोत हमें इस बात की जानकारी देते हैं कि गुप्त काल में, ठीक है, व्यापार हुआ करता था और बड़े पैमाने पर वहां पर व्यापार हुआ करता था। अब व्यापार हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? ऐसे कौन से देश हैं जिनके साथ हमारा व्यापार हो रहा है? तो यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यापार उत्तर के देशों के साथ भी होता था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी देशों के साथ भी होता था और उत्तर पूर्वी देशों के साथ भी होता था। अगर मैं उत्तर पश्चिमी देश के बारे में बोलूं, तो जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, इसके अलावा जो हमारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, टर्की के पास, टर्की एक मेनली हब हुआ करता था उस समय, ठीक है, तुर्की, तो यहां से व्यापार होता था उत्तर पश्चिमी देशों के साथ। अगर मैं दक्षिण में बात करूं, तो जो उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी, तो इंडोनेशिया है, मलेशिया है, म्यांमार है ना, बोर्नोस द्वीप है, मालदीव्स हो गया, इसके अलावा फिलीपींस हो गया। तो उस समय जितने भी वहां पर टापू देश होते थे जहां पर जनजातियां अधिकतर रहा करती थी, वो भारत आगमन करती थी, और आगमन के साथ साथ हमारे भारत के साथ वो व्यापार भी क्या करती थी। तो केवल ऐसा नहीं कि केवल उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी देशों के साथ ही व्यापार रहा है, इन दोनों एरियाज को लेकर भारत में व्यापार हुआ करता था। अब देखना, आज जो आप जावा बोल रहे हो, ठीक है, आज मैं जावा बोलूं तो जावा बेसिकली था क्या? जैसे आज तो आपको पता है जावा मतलब कि म्यांमार होता है, उस समय जावा को, म्यांमार वगैरह को स्वर्ण द्वीप के नाम से बोला जाता था। मलाया हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ये सारी चीजें स्वर्ण द्वीप कहलाती थी आपकी। इसके बाद आता है स्वर्ण भूमि, तो स्वर्ण भूमि बोला जाता था बर्मा को, बर्मा मतलब म्यांमार। तो प्लीज इन दोनों चीजों को याद रखना, एक होता है आपका स्वर्ण द्वीप और एक होता है स्वर्ण भूमि, ठीक है। तो स्वर्ण भूमि मतलब बर्मा, और इसके बाद बात करूं अगर स्वर्ण द्वीप मतलब, तो मलाया, जावा, सुमात्रा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे द्वीप थे जो स्वर्ण द्वीप के नाम से जाने जाते थे। इसके अलावा हिंद चीन क्षेत्र भी था,
ठीक है, जैसे जो कंबोज हो गया, कंबोडिया का मंदिर सबसे बड़ा वाला था, तो हिंद चीन क्षेत्र हो गया, वहां पर चंपा नामक एक स्थान भी है। तो बहुत सारी चीजें रही, तो इस तरह से हमारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार रहा। अब बात करते हैं इस भारतीय संस्कृति का विदेश में प्रचार किस प्रकार हुआ। तो ये तो एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया। अब भारतीय संस्कृति का विदेश में विस्तार, तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यापारिक कारण देखेंगे, धार्मिक कारण देखेंगे, इसके साम्राज्यवादी विस्तार को देखेंगे, और एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर हम कवर करने वाले। आई होप आपको रीडेबल होगा, यहाँ से आप रीड भी करते चलिएगा, आपको जो चीज यहाँ पे दिख रही है ना, रीड। सबसे पहले बात करते हैं व्यापारिक कारण। तो भारतीय संस्कृति का विदेशी में जो विस्तार हुआ वो व्यापारिक कारण में संस्कृति का प्रचार। आज भी आप देखते हो कि हम भारतीय विदेशी संस्कृति को कहीं हद तक अडॉप्ट करते हैं, कहीं हद तक। जैसे कि पहला आपको चीज बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर उस समय शादी में अधिकतर लहंगा वगैरह पहना जाता था, आजकल वो गाउन सिस्टम आ गया। हमारे यहाँ पर कभी भी एंगेजमेंट सिस्टम कभी नहीं हुआ है, ये विदेशी परंपरा रही अंगूठी पहनाने की। तो आज हम भी यहाँ पर एंगेजमेंट सिस्टम यहाँ पे करते हैं, अंगूठी पहनाने की परंपरा है। तो आपने देखा कि जो विदेशी जो कल्चर था वो आज भी हमारे भारत में और भारतीय संस्कृति में कहीं हद तक धीरे धीरे शुमार होता जा रहा है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय संस्कृति का प्रचार भी जैसा आज यहाँ हमारे यहाँ हुआ है, विदेशों में भारतीय संस्कृति का भी प्रचार हुआ था काफी ज्यादा। जैसे हम उनकी कल्चर्स को मानते हैं ना, उन लोगों ने भी हमारे तरह के कल्चर्स को अडॉप्ट करना शुरू हुआ, पहली चीज तो ये। दूसरा, प्रमुख संपर्क चीन, यूनान, ईरान, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ हमारा हुआ। तो केवल एक ही देश नहीं था, स्वर्णद्वीप की बात करें, स्वर्ण भूमि की बात करें, हिंद चीन क्षेत्र की बात करें, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे हमारे भारत के जहां पर भारतीयों ने अपनी संस्कृति का विस्तार किया, और विस्तार के साथ साथ इन सभी नए देशों की खोज भी उन्होंने यहाँ पर की। तो ये हो गया एक दूसरा इसका व्यापारिक कारण। तीसरा होता है विदेशों में अनेक स्थानों पर भारतीय नाम रखे गए। अरे बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, चंपा की बात करूं, है ना, चंपा हो गया उस समय का जो द्वारावती था ना, उस चीज से पुष्टि की जाती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्थान, जैसे अंगोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, पर है हमारे भारतीय और हिंदू समाज का मंदिर ना। तो आपने देखा कि कंबोडिया में मंदिर यहाँ है। तो इस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान उस टाइम पीरियड पे काफी ज्यादा होता है, और भारतीय जो उस समय नाम इस्तेमाल करते थे, जैसे कि चंपा हो गया, चंपा अंग की कैपिटल थी। ठीक है, तो चंपा नाम के वहां पर नगर, देश और मंदिर बनाए जाने लगे। ये चीज यहाँ पर हुई। तो इस तरह से क्या होता है, व्यापारिक कारण था। दूसरा बात करें धार्मिक कारण, तो भारतीय शासक व धर्म आचार्यों द्वारा विदेश में प्रचार। आप तो मुझे एक बात बताओ, अशोक ने अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, संघमित्रा और महेंद्र के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था। धर्म रक्षित हो गए, महाधर्म रक्षित हो गए, इन सभी को धर्म के प्रचार हेतु भेजा था ना। तो इस धार्मिक कारण से भी ये चीज पुष्टि होती है कि धर्म का प्रचार करने हेतु भी भारत से दूसरे देशों में या दूसरे टापुओं में लोग जाया करते थे। जो उस धर्म के धर्मलांबी हुआ करते थे, उन लोगों ने पलायन करके अपने उस धर्म को प्रोपोगेट करना या प्रचार करना भी शुरू किया। दूसरा कारण था आपका धार्मिक में बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने। तो ना केवल अशोक के साथ साथ उस समय कनिष्क भी थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जिनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक चीज तो ये रहा। तीसरे नंबर पे आता है आपका धार्मिक कारण में वैष्णव और शैव धर्म का प्रचार पूर्वी व दक्षिण पूर्वी देशों में हुआ। भाई बिल्कुल सही बात है। आज भी शिव जी का मंदिर अगर आपको मिलेंगे तो साउथ के मंदिर देखे आपने शिव जी के, जहां पर वो इतना शिव जी का केवल गर्दन और शोल्डर के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, कितनी प्यारी मूर्ति दिखती है वो। तो आज भी वैष्णव धर्म से संबंधित रथ धर्म की बात कर लो, रथ मंदिर भारत का सबसे कहते ना कितना प्रॉपर्टी में और पैसों में सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो साउथ के ही मंदिर है। डायरेक्ट सोना चांदी ऐसे चढ़ा दिया जाता है उन मंदिर पे, कोई देखता नहीं कि कितने तोले का सोना है, कितने तोले का चांदी है, बहुत सोना चांदी है, खान भी वहीं पर है। तो दक्षिण भारत में शैव धर्म, बौद्ध धर्म, इनका प्रचार हुआ। और इसके बाद जब गुप्त आए तो गुप्तों ने इस चीज को और बढ़ावा दे दिया, क्योंकि उनके समय पर व्यापारिक संबंध देशों से अच्छे थे, और फिर उन्होंने इन धर्मों को संरक्षण भी प्रदान किया। तो ये हो गए हमारे धार्मिक कारण। इसके बाद बात करते हैं साम्राज्यवादी कारण। तो भाई साम्राज्यवादी कारण भी एक इसमें से एक मैटर करता है। वो क्यों मैटर करता है, इसको इस तरीके से समझो कि जब हमारे भारत में, ठीक है, विदेशी शक्तियों का आक्रमण हुआ तो हमने उनको डिफेंड भी किया। अब हमारे भारत में उस समय ऐसे कुछ राजा महाराजा भी हुआ करते थे जो अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाह रहे थे। आपको याद है, मैंने आपको हाला के बारे में सुनाया था, जिसने गाथा सप्तसप्तमी की कथा लिखी थी। उसने श्रीलंका के ऊपर अटैक किया था, और श्रीलंका की एक महारानी थी, उनसे शादी कर ली।
मैंने आपको गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताया था, शिवश्री के बारे में बताया था। तो ये उस समय के कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो एक ये कारण है कि दूसरे देशों के राज्यों पर भी हमने कब्जा कर लिया, तो इस के अंतर्गत ये आता है। दूसरा, खैतान व चीनी तुर्किस्तान विजय। तो कनिष्क जो कि भले ही बाहरी था, ठीक है, इसने धर्म का प्रचार करने के साथ साथ क्या किया था, इन क्षेत्रों पर जीता। तो विजित करना क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वहां की संस्कृति को अडॉप्ट करना और यहाँ की संस्कृति को उनको देना, यही होता है ना अधिकतर। अगर आप भी कहीं बाहर घूमने जाते हो तो कुछ विदेशों से कुछ सामान खरीद के लेकर आते हो ना, वो भी हमारे यहाँ आते तो कुछ सामान खरीद के लेके जाते हैं कि ये इंडिया का है। तो ये चीज बेसिकली आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद कंबोडिया की स्थापना बता चुका हूँ, चोल द्वारा लंका की विजय, जस्ट अभी मैंने आपको ये पॉइंट किया। तो ये कुछ ऐसे कारण थे, ठीक है, साम्राज्य विस्तार और ये सारी चीजों के, जिसके कारण हमारा विस्तार हुआ। अब बात करते हैं प्राचीन भारत में भारतीय संपर्क। तो ये कुछ देश हैं जिनकी इतनी देर से हम चर्चा कर रहे थे कि प्राचीन भारत में ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनसे हमारा संपर्क हुआ। जैसे कि चंपा की बात करूं तो हिंदी चीन में राज्य की स्थापना द्वितीय विश्व शताब्दी में श्रीमर वंश के ने शासन किया, हिंदू मंदिर व बौद्ध स्तूप। जैसे कि अगर चंपा बात करें तो हमारे यहाँ पे जो 16 महाजनपदें थी ना, ठीक है, जिनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है, तो इन 16 जनपदों में, ठीक है, एक अंग जनपद की भी बात की गई है। ये वही अंग जनपद है जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी। अब जब विदेश पहुंचे तो हमें पता चला वहां नाम का एक चंपा शहर भी है। सोचो, जब हम विदेश पहुंचे तब हमें पता चला कि चंपा नाम का वहां शहर भी है। बाद में पता चला कि हमारे व्यापारी यहाँ पे आते थे तो उन्होंने बताया हुआ था कि वो चंपा के रहने वाले हैं, और फिर वहां पे एक शहर का नाम चंपा भी पड़ गया। तो एक ये चीज होती है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति के संपर्क में आने में एक तो ये प्रचार हुआ। दूसरा, जावा, ठीक है, जावा मतलब जो आज का इंडोनेशिया मलेशिया वाला हिस्सा है। प्रथम शताब्दी में भारतीय राज्य की स्थापना, फाहियान की यात्रा और रामायण और महाभारत की चर्चा। तो हमारे यहाँ के जो प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ है, ठीक है, जैसे कि महाभारत हो गया, उसके अलावा रामायण हो गया, तो इन ग्रंथों में भी जावा द्वीप की बात की गई है। ना केवल जावा की बल्कि सुमात्रा की भी बात इन द्वीपों में की गई है। तो ये होता है हमारा किस प्रकार का प्रचार, प्राचीन भारतीय के संपर्क में आने में एक जावा का भी हाथ है। तीसरे नंबर पे आता है कंबोडिया, जिसको नाम फूनन के नाम से जानते हैं, है ना। कौटिल्य के द्वारा इनको स्थापित किया गया था, और मुख्य रूप से यहाँ पर जो धर्म प्रचलित है कंबोडिया में वो है आपका शैव धर्म और आपका वैष्णव धर्म। सबसे अधिक प्रचार अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है इधर, सबसे अधिक ज्यादा प्रचार तो शैव और वैष्णव मत का प्रचार अधिक तरह का है। तो ये हुए आपके कुछ प्रचार की बात। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राजनीतिक क्षेत्र। तो डियर आपको दो तीन चीजें मैं आपको और बताता हूँ। जब क्या होता है कि किसी दूसरे देश के साथ हम किसी भी तरह का कोई भी संपर्क स्थापित होता है ना, तो होता है क्या, हमारे तीनों क्षेत्र के ऊपर क्या कहते हैं असर पड़ता है। राजनीतिक हो गया, धार्मिक हो गया, सामाजिक हो गया। तो हमें इन चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है कि पहले हमारा राजनीतिक जो परिदृश्य था वो किस प्रकार से था, बाद में बदलाव हुए तो फिर कैसा हो गया। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूं अभी यहाँ पर कि जब हमने विदेशों के साथ अपने संबंध स्थापित किए, मैट्रिमोनियल यहाँ से मैट्रिमोनियल भी हो और इसके साथ साथ उनका एफेक्शन भी हो या फिर किसी ट्रेड वाले रिलेशन हो, हर किसी का प्रचार हर एक क्षेत्र पर पड़ा। जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र पर दैवीय उत्पत्ति पर विश्वास होने लगा। दैवीय उत्पत्ति पर विश्वास का मतलब आप ऐसे समझो कि जब हमने दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में भारतीय सभ्यता को फैलाया और भारतीय सभ्यता इनके प्रभाव में यहाँ पर आती है, तो बहुत सारे ऐसे पक्ष हैं जिसमें यह देखा गया है कि दैवीय उत्पत्ति पर इन लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया। और ये बोला जाने लगा कि राजा कि जब यहाँ पर मृत्यु होती है तो वो भगवान के पास जाता है, और भगवान के पास जाता है इस कारण से उसकी मूर्ति बनाई जानी चाहिए। जैसे आज आप देखिए यहाँ पर कनिष्क की मूर्ति मिलती है ना, हमें कनिष्क की मूर्ति मिलती है ना, तो यही इस चीज का एक प्रमाण है कि जब हमारा संपर्क हुआ दूसरे देशों के साथ तो हमें भगवान राजा के मरने के बाद एक भगवान की तरह उसकी मूर्ति स्थापित की जाने लगी। तो एक तो राजनीतिक प्रभाव ये हो गया दैवीय उत्पत्ति का। दूसरा होता है लोक कल्याण के ऊपर बल। भाई ये तो राजा का प्रमुख कार्य है, अगर लोक कल्याण के ऊपर बल नहीं देगा तो अगली बार राजा कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो जो उसकी जनता है, जो उसकी प्रजा है, जिसको वो अपने बेटे के समान मानते हैं, उनके कल्याण की बात करना। कल्याण के मतलब ये होता है कि बंटा ढार करना नहीं होता है। कल्याण का मतलब ये होता है कि उनके दुख वगैरह आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो उस चीज में आप मदद करो। जैसे व्यापारी हैं तो रोड्स बनवाओ, तो व्यापारियों का कल्याण होगा ना इस चीज से। तो कल्याण का मतलब बेसिकली इस चीज से होता है। तीसरे नंबर पे आता है वर्ण व्यवस्था और धर्म का पालन। बिल्कुल सही है, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे भारत में जो धर्म व्यवस्था उस समय यहाँ पर व्याप्त थी उसका 110% प्रचार हुआ यहाँ पे।
ठीक है, एक ये था। और फिर था दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के शासकों द्वारा महाराजा की उपाधि धारण करना। तो अभी तक जो उपाधि थी, महाराजा हो गया, विराट हो गया, सम्राट है, राजा है, ये सारी उपाधियां केवल हमारे भारतीय राजाओं के द्वारा ही धारण की जा रही थी। अब क्या हुआ, भारतीय राजाओं के साथ साथ विदेशी राजा भी थे, वो इन समाधियों की तरह, इन समाधि कह रहा हूँ, सो सॉरी, उपाधियों से थोड़े से अट्रैक्ट होना शुरू हुए, और फिर उन्होंने भी महाराजा, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य, ऐसी बहुत सारी उपाधियां थी जो उन्होंने भी धारण करना धीरे धीरे शुरू कर दी। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे राजनीतिक क्षेत्र। अब बात करें सांस्कृतिक क्षेत्र की, तो भैया ये भी सही है, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन होने लगा। तो ये अभी से थोड़ी होने लगा, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन तो हमारे यहाँ कब से है। अंतरजातीय विवाह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुलोम विवाह। ओके, तो अंतरजातीय विवाह का प्रचलन, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह का बेसिकली मतलब होता है वो विवाह जिसमें जो पुरुष है, ठीक है, वो उच्च वर्ण का है और स्त्री निम्न वर्ण की है। और प्रतिलोम विवाह जिसमें स्त्री का वर्ण उच्च है और इनका वर्ण नीचा है। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन बढ़ा, हमने उनके तरीके अपनाए, किस प्रकार से विदेशों में शादी होती है, आजकल होती है ना, आज भी तुमने अपनाया ये सारी चीजें। आप तो मुझे बताइए, आज के टाइम पे जब शादी होती है तो शादी के पहले वो प्री वेडिंग शूट होता है। तो कभी हमारे यहाँ के कल्चर में प्री वेडिंग शूट के बारे में बात की है? प्री वेडिंग शूट के साथ एक और चीज़ होती है, क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूट होता है, और ये जो सेरेमनीज होती है ना, जो नई नई टाइप की आने लगी हैं वो, तो ये इन चीज़ों की पुष्टि करता है कि हमारा भारतीय समाज भी विदेशी संस्कृति से कहीं हद तक जुड़ा रहा है। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। सामाजिक स्तर, दूसरे नंबर पे आप देखो, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, स्त्रियों की सम्मानजनक स्थिति। भाई सही है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता थी, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी सम्मानजनक उस समय हुआ करती थी, ठीक है, गुप्त काल में। हाँ, कहीं हद तक, ऐसा नहीं कि सभी जगह आपको स्थिति अच्छी मिलेगी, कई जगह अच्छी मिलेगी और बहुत जगह आपको खराब भी मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं उच्च वर्णों में, ठीक है, जैसे कि राजपूत हो गए, व्यापारी हो गए, राजा हो गए, सामंत हो गए, जो उनके सरदार हैं, या कोई सेनापति, कोई बड़ा व्यक्ति बैठा है, तो वहां तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी, वहां कोई डाउट नहीं है, वहां बहुत अच्छी होगी। पर जो निम्न वर्ण थे, वैश्य हैं, शूद्र हैं, वहां पर सबसे गिरी हुई स्थिति थी स्त्रियों की। इवन आप लोगों को ये भी बता देता हूँ, स्त्रियों की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि उनके लिए कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह बेच दिया जाता था। बेचना तो ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, भारत से भी कहीं दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया जाता था कि जब तुम यहीं रहो। तो ये कुछ उस समय का, ठीक है, सामाजिक स्तर हमारे भारत पे पड़ा था। तीसरे नंबर पर 4 वर्णों वाली व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो सही है, इंडोनेशिया में। एक तो मंदिर भी मिला है इंडोनेशिया से, और इस व्यवस्था के बारे में पता भी चला है। अब आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र। तो भैया सांस्कृतिक क्षेत्र में देखो, संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार, विदेशों में हमने संस्कृत भाषा को भी पहुंचाया, तभी जाके तो आज वो कंप्यूटर लिखा गया 0 और 1 पे जो काम करता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। संस्कृत भाषा का प्रचार, शिक्षा केंद्र स्थापित, तो उन्होंने, है ना, बहुत सारे शिक्षा केंद्र स्थापित भी किए कि भैया जब हम दूसरे लोगों की सभ्यता के बारे में पढ़कर आ रहे हैं तो हमें शिक्षा केंद्रों की भी जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज होती है। तीसरे नंबर पर देखोगे, बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म का विशेष रूप से प्रचार हुआ, सबसे ज्यादा अगर कहीं पर प्रचार प्रसार हुआ है तो वो हुआ है ब्राह्मण धर्म का और बौद्ध धर्म का, सबसे ज्यादा, क्योंकि उस समय इन धर्मों को, दोनों धर्मों को राजकीय संरक्षण सबसे ज्यादा मिला है। और राजकीय संरक्षण जिस धर्म को मिलता है उस धर्म का प्रोपोगेशन होता ही होता है। जैसे आप देख लो अभी चुनाव में, तो जिनको पार्टी से टिकट मिलेगा वो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो इसी प्रकार से ऐसा ही होता है कि जिनको धार्मिक संरक्षण मिला हुआ है, जैसे राजा को, ठीक है, तो वो उस चीज का प्रचार होगा। तो ये थे पूरे के पूरे, मैंने आपको जो चारों के चारों स्तर बताए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, है ना, कौन कौन से प्रभाव यहाँ पर पड़े हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, वो आता है हमारा सिंध पर आक्रमण। सिंध पर आक्रमण कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में अब हमारे लिए पढ़ना है। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताने वाला हूं मैं बेसिकली आपको, जो कि पहला ऐसा राजा था जिसने सिंध के ऊपर भी आक्रमण किया, और बहुत बड़े भूभाग को उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया। तो सबसे पहले बताते हैं कि हमारा अरबों के साथ और जो हमारा व्यापार था वो बहुत पहले से हो रहा है मुसलमानों के साथ। ऐसा नहीं कि जब पैगंबर साहब आए या इस्लाम धर्म आया तब जाके ये धर्म मतलब हमारे यहाँ पे लाइमलाइट में होते हैं। एक मिनट यार, माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मुझे, जस्ट अ मिनट।
माइक से ऐसा लगता है सुई काटी हो किसी ने गर्दन पे। हाँ मतलब बॉडी पार्ट से टच होता है तो ये माइक अलग तरह का एक सेंसेशन देता है। वही करना पड़ेगा यार ये। इसको बॉडी पार्ट से टच नहीं होने देना चाहिए। अब बेटर है। हाँ पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी टाइम बाद ही। ओके चलिए, आई थिंक आपको वॉइस क्लियर आ रहा होगा। हाँ जी बढ़िया है वॉइस लेवल, क्योंकि एक बार वॉइस लेवल मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ता है किस तरह से है। तो डियर सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हमारे भारत में आक्रमण हुए। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे कि अरब के जो आक्रमण होते, तो पहले ये चीज़ देखना है कि अरब आक्रमण होते तो उन आक्रमणों के पीछे कारण क्या था। फिर उन्होंने जो आक्रमण किया तो हमारे भारत के कितने क्षेत्रों को उन्होंने जीता। फिर जीतने के बाद क्या हमारे भारतीय ऐसे कोई राजा थे जिन्होंने इन आक्रमणकारियों का साथ दिया। तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी पढ़नी है। तो सबसे पहले ये देखते हैं सिंध वाला जो हिस्सा है, सिंध के ऊपर जो अरबों का आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण हुआ क्यों था, इस आक्रमण के कारण क्या थे, राजनीतिक धार्मिक आर्थिक कारण, और इस पूरे के पूरे आक्रमण का जो कहते हैं ना जो परिचयात्मक वर्णन था, उसको भी अब हम यहाँ पर कवर करने वाले। स्टोरी शुरू होती है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है आपको इस स्टोरी में। तो देखिए 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण करके विजित किया। अब किस क्षेत्र को विजित किया, तो इनका जो आक्रमण हुआ था वो 1711 में भी हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण यहाँ पे किया हो। अब आक्रमण अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या था आक्रमण करने के पीछे। देखो मैं सिंपल सी चीज बताता हूँ, अरब के लोगों ने आक्रमण किया। अब आप आज मुझे ये बताइए, जब कभी भी आप दुबई का वीडियो देखते हो या कभी आप में से कोई दुबई गया होगा घूमने, तो डेजर्ट सफारी हम लोग जाते हैं। तो अरब का जो मुख्य रूप से हिस्सा है वो तो तेल वगैरह अभी मिल गया है ना, गैस मिल गई अरब के पास, तो इतने अमीर हो गए वो देश। उस समय सबसे ज्यादा गरीब अगर कोई देश होते थे ना तो वो अरब थे। सबसे ज्यादा गरीब देशों की श्रेणी में केवल और केवल अरब आया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन थे वो वहां से मिलना शुरू हो गए और उनका विकास होना शुरू हो गया। होता है क्या, अरबों ने हमारे भारत के ऊपर इसलिए आक्रमण किया क्योंकि हमारे भारत की जो भूमि की उर्वरकता थी, ठीक है, जो फर्टिलिटी थी वो काफी ज्यादा थी। इस कारण से उनने हमारे ऊपर आक्रमण किया। दूसरा उनका आक्रमण का कारण क्या था, व्यापार, व्यापार के ऊपर एकाधिकार करना। मतलब भारत के व्यापारियों को कहीं व्यापार करने नहीं जाने देना है। वो खुद आते थे व्यापार करने, भारत से काफी सारा सामान खरीदते थे, हमें भी देके जाते थे वो सामान, जैसे तलवार वगैरह देके गए, वो हमें खजूर देके गए। तो ये सारी चीजें हमें अरब से भी मिली है, पर हमारे यहाँ से वो प्रीशियस चीजें लेके जाते थे और कई गुना ज्यादा दामों में उन सारी चीजों को यूरोप के देशों में बेचते थे। तो एक तो इनका व्यापार का यहाँ से ये उद्देश्य हो गया। तो भारत में, ठीक है, अरबों के आने के पहले भी हमारे कई देशों के साथ व्यापार हुआ करते थे, कई देशों के साथ। फिर अरब जैसे ही हमारे भारत में आए तो इस व्यापार के ऊपर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत 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 व्यापक प्रभाव पड़ा। इतना व्यापक प्रभाव पड़ा आपको बताऊं कि ये कहीं से कहीं मतलब देखा जाए ना तो डीपली ये व्यापार जो जिन जिन से इन्होंने किया ना, वो जिस जिस चीज का किया, कई हद तक तो वो खत्म ही हो गए, कई हद तक वो व्यापार के कारण खत्म हो गया। कैसे हुए, क्योंकि इन्होंने आक्रमण कर दिया दूसरों के ऊपर, वो पढ़ाने वाला हूं। ओके चलो, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने 1711 में, ठीक है, सिंध के ऊपर आक्रमण किया। बातों को सुनना, मैंने 12 नहीं बोला है, 12 में तो वो जीत गया था, मैं अटैक की बात कर रहा हूँ। 1711 में सबसे पहले सिंध के ऊपर आक्रमण किया। इसके पहले दो और व्यक्ति थे जो भारत में आक्रमण कर चुके थे, दो और अरब थे। एक अरब का नाम था, ठीक है, जिसने सबसे पहले भारत के ऊपर आक्रमण किया था, वो किया था 636 के आसपास, 636 से 37 के आसपास हजरत उमर थे, ठीक है, उन्हीं हजरत उमर के टाइम पीरियड पर ये आक्रमण यहाँ पर किया गया था, ठीक है, सबसे पहले। फिर उसके बाद 662 में अल हैरिस ने आक्रमण किया और फिर 664 में अल मुल्हत ने आक्रमण किया। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया, इनके पहले 2-3 और आ चुके हैं, ठीक है। एक हजरत उमर की, है ना, खिलाफत के समय पर एक आक्रमण हुआ, दूसरा हमारा अल हज्जाज ने आक्रमण किया, और तीसरा जो आक्रमण होता है वो अल मुल्हत का होता है। पर जितने भी ये जो तीनों के तीनों आक्रमण थे, ये हमारे भारत में प्रभावशाली नहीं हो पाए। इनका ना हो पाना प्रभावशाली के पीछे कारण ये है कि ये आक्रमण करके भाग गए।
लूटपाट करके ये भाग गए, रुके नहीं। स्थायित्व कहते हैं ना जो शासन पर होता है वो इन्होंने यहाँ पर स्थापित नहीं किया। केवल इनका मेन मोटिव क्या था, अटैक करना, और अटैक करने के बाद ये चुपचाप यहाँ से चले जाते थे। ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। अब देखो स्टोरी को थोड़ा सा मैं और आगे की तरफ बढ़ाता हूँ। होता है क्या कि जब अल हैरिस का अल हज्जाज का आक्रमण हो चुका होता है तो इनको जीत नहीं मिलती है। अब उसी समय क्या था, एक खलीफा नामक एक पोस्ट बनाई गई थी। खलीफा जैसे कि उस इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा कहते हैं ना सबसे बड़ा अधिकारी, अधिकारी नहीं कह सकते आप, सबसे बड़ा एक धार्मिक अधिकारी होता था जो इस्लाम की और कुरान की व्याख्या किया करते थे। खलीफा उसको यहाँ पर बोलते थे। तो जो भी खलीफा ने बोल दिया है, ठीक है, पूरे विश्व में जहां जहां जो जो मुस्लिम्स हैं वो उसकी बात को मानेंगे और एग्री करेंगे। तो उस समय क्या होता था, खलीफा थे। तो श्रीलंका में भी उस समय तक काफी सारे मुस्लिम्स वगैरह थे, वो पहुंच चुके थे श्रीलंका में। भाई व्यापार कर रहे हैं अरब के लोग, तो वो तो श्रीलंका से भी करेंगे, इंडोनेशिया से भी करेंगे, मलेशिया और सब जगह व्यापार करेंगे। तो अरब का व्यापार श्रीलंका के पास था। अब श्रीलंका के एक राजा थे, वो उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजी थी। किसके लिए, खलीफा के लिए। अब देखना मैप से थोड़ा सा समझाता हूं होता है क्या, ठीक है। मैप से आपको थोड़ी सी चीजें और अच्छे से और क्लियर होती जाएंगी। क्या होता है, पूरा मैप नहीं बनाऊंगा, पूरा मैप का हमें काम ही नहीं है। ये हो गया श्रीलंका, ये पाकिस्तान, ये हो गया ईरान इराक, जिसको हम पर्शिया बोलते थे। यहीं पे जॉर्डन लगा हुआ है, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सऊदी। यमन हो गया, ओमान हो गया, है ना, यमन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी, है ना। तो ये कुछ ऐसे देश थे। अब हुआ क्या, खलीफा जो था वो बैठा था यहाँ। श्रीलंका के जो राजा थे, ठीक है, उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजी थी, जिनको गिफ्ट को यहाँ से जाना था ऐसा होता हुआ। अब जब वो गिफ्ट यहाँ तक पहुंची तो ये जो हिस्सा था, यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था दाहिर। ये जो पूरा का पूरा जो सिंध वाला क्षेत्र है ये दाहिर के अंडर आता था। इस स्थान पर एक पोर्ट था, ठीक है, बंदरगाह जिसको बोलते हैं। उस बंदरगाह का नाम था देवल, देवल पोर्ट बोल सकते हैं जिसको, देवल। इस देवल बंदरगाह के पास में यहाँ पर कुछ लुटेरों ने, ठीक है, कुछ लुटेरों ने इस जहाज को इधर पर लूट लिया। जो पूरा ऐसा पानी का एक जहाज आ रहा था ना, इस जहाज को यहाँ पर देवल बंदरगाह के पास लूट लिया। अब ये जो क्षेत्र था किसके अंदर में है, राजा दाहिर के अंदर में है, ठीक है। जहाज को जाना कहाँ था, इधर खलीफा के पास जाना था। तो खलीफा ने यहाँ पर दाहिर से बोला कि यार तुम्हारी शासन व्यवस्था कितनी बेकार टाइप की है, मेरे लिए कुछ 3-4 जहाज भर के गिफ्ट आ रही थी, ठीक है, और उन गिफ्टों को लूट लिया गया। खलीफा जो उस समय के खलीफा थे उनका नाम था अल हज्जाज नहीं, अल वलीद। अल वलीद ने बोला, ठीक है, दाहिर से यहाँ पर बोला। दाहिर ने बोला कि अब देखो लूट हो गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं, है ना, समुद्री लुटेरे हैं, हम कोशिश करेंगे ढूंढने की। उन्होंने कहा नहीं, जो गिफ्ट वगैरह आई हैं आप तो मुझे कहीं से अरेंज करके दो। दाहिर ने बोल दिया जबरदस्ती है क्या, नहीं ढूंढेंगे हम, लुटेरों को मिल जाएंगे। तो खलीफा नाराज हो गए इस बात से, इस बात से खलीफा नाराज हो गए। खलीफा ने उस समय के जो राजा थे ईरान के, उनका नाम था हज्जाज, ठीक है। हज्जाज से बोला कि देखो, ठीक है, दाहिर ने मुझसे कैसा कैसा बोला है ना, और गिफ्ट दे नहीं रहे, वो जहाज आए। फिर यहाँ पर हज्जाज ने अपने भतीजे को, ठीक है, हमले करने के लिए भेजा। उस समय उसकी उम्र 17 साल के आसपास थी, और इसी के भतीजे का नाम था, हज्जाज के भतीजे का नाम मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो इसने भतीजा भी था और इसका दामाद भी हुआ करता था। फिर यहाँ पे दामाद से बोला कि अटैक करो तुम जाके। तो दामाद ने फिर हमारे भारत के ऊपर यहाँ पे अटैक किया। तो दामाद कौन थे उनके, मोहम्मद बिन कासिम। तो यहां से फिर वो अटैक करने के लिए हमारे भारत पर आए। तो अब मुझे सबसे पहले एक बात बता दो, ठीक है, दाहिर इधर है, दाहिर के क्षेत्र में कौन सा हिस्सा आ रहा है, सिंध आ रहा है, सिंध वाला हिस्सा। पर सिंध से पहले वो उस बंदरगाह के ऊपर जाएगा ना जहां से जहाज लूटे गए हैं। आप तो मुझे ये बताओ, अगर जब कहीं पर कोई घटना होती है, कहीं पर कोई घटना, तो पुलिस क्या सबसे पहले FIR लिखने जाएगी कि पहले घटना स्थल जाएगी? तो यहीं जाएगी ना, पहले जहां पर जो पीड़ित है, जहां हत्या हुई है, मर्डर हुआ या कुछ भी हुआ है, वहां जाएगी कि एविडेंसेस कहीं कोई उठा ना ले।
तो पहले घटना स्थल जाएगी, फिर उसके बाद आरोपियों का पता करेगी, यही होता है तरीका। तो जब घटना देवल बंदरगाह पे हुई है तो कहाँ जाएगा कासिम, पहले देवल बंदरगाह ही तो जाएगा ना। तो 1711 में मोहम्मद बिन कासिम, उस समय 17 साल की उम्र इसकी यहाँ पर हुआ करती थी, तो इसने देवल बंदरगाह पर 1711 में हमला किया और इस हमले में दाहिर जो था वो बच गया। दाहिर राजा जो थे ना वो बच गए और इसने पूरे के पूरे देवल बंदरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले कासिम ने 1711 में अटैक किया था और कहाँ अटैक किया था, देवल बंदरगाह। फिर जैसे ही पता चला कि जो दाहिर है वो बच गया, वो कहाँ चला गया है, सिंध वाले हिस्से में चला गया। तो तुरंत फिर कासिम 1712 में सिंध वाले हिस्से पर पहुंचा। शुरुआत में तो वो देवल पर ही था, फिर 1712 में देवल वाले हिस्से, देवल से निकलकर सिंध वाले हिस्से पर पहुंचता है, सिंध पे हमला करता है वो 2 बार यहाँ पर, और फिर दोस्त उस सिंध को हिस्से में वो कब्जा कर लेता है। ठीक है, अब उसका एक मकसद है मोहम्मद बिन कासिम का कि मुझे किसी भी तरह से है ना इसको पकड़ना है और इसको मारना है दाहिर को। ठीक है, तो सिंध वाला हिस्सा कब्जा हो गया। सिंध के बाद वो कहाँ पहुंच गया, दूसरे नंबर पे, सॉरी पहले नंबर पे वो देवल वाला हिस्सा कब्जा हो गया। मैं अब 1 2 3 लिखूंगा डियर, आप लोग उस चीज से अंदाजा लगाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, सबसे पहले इस हिस्से को जीता। फिर उसने किस हिस्से को जीता, ये बलूचिस्तान है और ये सिंधु नदी आ रही है तो सिंध, मैं यहाँ पे सेकंड लिख दे रहा हूँ 2। पहले उसने जीता देवल बंदरगाह, इसको जीतने के बाद दूसरे नंबर पर पहुंचता है वो सिंध। अब सिंध पहुंचा, पता चला कि जो राजा है वो कहां पर, सिंध के पास में एक और जगह थी, ठीक है, जिसका नाम था नियोन। सिंध का राजा भागकर कहां पहुंच गया है, ठीक है, नियोन। नियोन, इसका अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम मिलता है। पता चला राजा ने अपने बेटे के साथ मिलकर, इसका बेटा भी था, ठीक है, यहाँ पे दाहिर का बेटा यहाँ पर था जिसका नाम था जय सिंह, तो अपने बेटे के साथ राजा भाग गया है कहां पर, नियोन। कासिम ने तो सोच के ही रखा था, नया लड़का था भाई, 18-19 साल का, युद्ध कर रहा है और उसको बड़ा मजा आ रहा है युद्ध करने में। तो कासिम भी भागता भागता राजा के पीछे पीछे कहां पहुंच गया, नियोन पहुंच गया। अब वहां पर जैसे ही नियोन पहुंचा तो जय सिंह पहले नियोन में ही था। ठीक है, जब दाहिर यहाँ पे लड़ रहा था कासिम के साथ, ठीक है, सिंध पर, और फिर भागा तो उसका बेटा तो नियोन पर ही था। तो दाहिर ने बोला बेटा चलो, ठीक है, यहाँ जगह सेफ नहीं है, अपन को यहाँ से निकलना है। तो जयसिंह ने क्या किया, यहाँ पर ब्राह्मण जो उस समय पे थे और जो पुरोहित वर्ग के लोग थे उस समय पर, बुद्ध हो गए, पुरोहित वर्ग हो गए, इन लोगों को नियोन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी। बोला कि नियोन की सुरक्षा अब आपको ही करनी है। तो बुद्ध बोलते हैं और ब्राह्मण बोलते हैं अब राजा भाग गया, हम सुरक्षा कैसे करेंगे। इन लोगों ने चुपचाप खुद ही यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर घटने टेक दिए। अब जैसे नियोन में पूछे तो पूछा बुद्ध से, बुद्ध के भगवान के जितने भी जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म वाले, उनसे पूछा बौद्ध से कि कहाँ गए तुम्हारे राजा जय सिंह और दाहिर। तो बौद्ध झूठ नहीं बोलते, उन्होंने बता दिया कि ये लोग शेहवान की तरफ गए हैं और सीसम के रास्ते होते हुए ये लोग राजौर और ब्राह्मणाबाद जाने वाले हैं। तो अगला जो आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का, वो यहाँ जगह है 4 नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ 4, ठीक है। तो नियोन तक तो आपको क्लियर रहा। नियोन के बाद वो पहुंचा सहवान अटैक करने, यही है पास में ही जगह, सहवान पहुंचा। सहवान में जो उस समय राजा था उसका नाम था माजरा, जो यहाँ पे राजा था ना इसका नाम था माजरा। ये भाग गया सब कुछ छोड़ छाड़ के, कहता भैया पागल है क्या, मोहम्मद बिन कासिम से यहाँ से हम लड़ेंगे, लड़ ही नहीं पाएंगे। कासिम जैसे ही यहाँ सहबान पूछा कहाँ है राजा, बताओ माजरा कहाँ है, ठीक है, आज माजरा को देखते हैं। पता चला भाग गया। कहाँ भागा है माजरा, उन्होंने कहा पड़ोस में एक और देश है सीसम, वहां भाग गया है। अब सीधा कासिम का जो 5वां आक्रमण हुआ वो हुआ सीसम पे। क्यों, माजरा को पकड़ने गया था, माजरा छिपा बैठा था सीसम में। सीधा पहुंचता है यहाँ पर माजरा के साथ, यहाँ पर इसका युद्ध होता है और बाकी लोगों ने तो अधीनता स्वीकार कर ली और सीसम के युद्ध में यहाँ पर मारा जाता है कौन, ठीक है, माजरा। अब माजरा मारा तो इतने पूरे हिस्से पर मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा कर लिया। अब इसके थोड़ा सा और वो आगे बढ़ा कासिम यहाँ पे। अब होती है यहाँ पर डिसाइसिव वॉर, ठीक है, जो कि आपका है राजौर। राजौर को अन्य नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, इसी को ब्राह्मणाबाद के नाम से भी कहते हैं। यहाँ पर दाहिर का और मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। दाहिर युद्ध जीत ही गया था पर एक तीर आकर उसको लगा और दाहिर गिर गया
और दाहिर की मृत्यु हो गई। तो जैसे ही दाहिर की मृत्यु हुई, पास में इसका बेटा था, पास में इसका बेटा था, ज्यादा दूर नहीं था यहाँ पर, ठीक है, राजौर से थोड़ा सा दूर, ठीक है, थोड़ा सी दूरी पे ब्राह्मणाबाद उस जगह को बोला जाता था, वहां पर ब्राह्मणाबाद वाली जगह पर था। तो जैसे ही पता चला जयसिंह को कि उसके पिताजी की डेथ यहाँ पर हो चुकी है, इसके पिताजी की, तुरंत जयसिंह भी वहां से भागा, तुरंत जयसिंह वहां से भागता है, ठीक है, आलौर के पास चला जाता है जयसिंह। अब जयसिंह की जो पत्नी, सॉरी, दाहिर की जो पत्नियां थी, उनको जैसे ही खबर मिली कि मेरे पति का देहांत हो गया, तो दाहिर ने बेसिकली 2-3 शादियां की थी, एक शादी से उसका कोई बच्चा नहीं था, दूसरी जो शादी उसने की थी, ठीक है, उनका नाम था यहाँ पर, उसकी जो विडो वाइफ थी ना, उसका नाम था लाडी। कासिम ने लाडी को बंदी बना लिया और इसकी दोनों बेटी सूर्य देवी और परमल देवी, इन दोनों को भी बंदी बना लिया और पहुंच गया आलौर के ऊपर आक्रमण करने। आलौर के ऊपर आक्रमण करता है, काफी सारे लोगों को यहाँ पर, वो लगभग 50-60 हजार लोगों को यहाँ पर बताता है कि मार डालता है और फिर वो वापस चला जाता है। अब जब कासिम वापस जा रहा था, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी क्या है कि जब कासिम यहाँ युद्ध लड़ रहा था, उस समय जिसने इसको युद्ध करने के लिए भेजा था ना, इसके चाचा अल हज्जाज, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद दूसरा राजा बन जाता है। अब जब कोई दूसरा राजा बन गया तो कासिम क्या करेगा, ठीक है, कासिम तो पूछना पड़ेगा ना उनसे, जा लड़ना है कि नहीं। तो उन्होंने कासिम को वापस बुला लिया। अगर मोहम्मद बिन कासिम वापस नहीं जाता तो आगे अटैक करता आता, पर इसका मतलब ये नहीं कि कासिम जीत जाता। हमारे भारत में उस समय राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, है ना, ये सब उस समय मौजूद थे, कासिम को वापस जाने ही नहीं देते। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि नहीं, कासिम को उन लोगों ने ही वापस भगा दिया था, इससे आगे नहीं आने देना। जैसे कासिम वापस यहाँ पर पहुंचता है, उस समय तक एक नए राजा आ चुके थे, ठीक है, उनका नाम था सुलेमान, ठीक है, सुलेमान करके राजा थे, ठीक है, उन्होंने इसकी हज्जाज की हत्या कर दी थी। राजा नहीं था बेसिकली, ये हज्जाज का कजन था, है ना, इसने हत्या करी, गद्दी पर बैठा। जैसे ही सुलेमान बैठा, ठीक है, अब कासिम से तो वो नफरत करेगा ही, तो बुलाया कासिम को। कासिम खुश करने के लिए सूर्य देवी और परमल देवी को ले गया, राजा के पास पेश कर दिया इन दोनों लड़कियों को कि देखो, हम हिंदुस्तान से आपके लिए एक इतना कितना बेशकीमती कितना गिफ्ट लेके आए। तो सुलेमान ने बोला कि क्या गिफ्ट लेके आए हो, मुझे गिफ्ट बताओ। तो फिर यहाँ पे कासिम ने बताया कि ये दोनों लड़कियां जो हैं, एक सूर्य देवी और एक परमल देवी, मैं इन दोनों को लेकर आया हूँ। तो राजा खुश हुआ कि वाह यार, तुम तो एक मतलब विदेश से मेरे लिए लड़कियां भी लेकर आए हो, दास बनाया तुमने इन लड़कियों को मेरा यहाँ पे। जैसे ही कासिम जाता है तो वो लड़कियां क्या करती हैं, झूठ बोल देती हैं। झूठ क्या बोलती हैं कि मेरे साथ बहुत जाति की गई है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने काफी ज्यादा मेरे साथ जाति की हुई है। तो सुलेमान को गुस्सा आ जाता है कि तुम राजा को एक ऐसी गिफ्ट दे रहे हो और तुमने लड़कियों का यहाँ पर सम्मान नहीं किया। तो सुलेमान तो वैसे ही इससे कासिम से जलता था। क्यों जलता था? क्योंकि इसके पहले के जो इसके चाचा थे ना, उनने इनको भेजा था युद्ध करने। तो जैसे ही यहाँ पर चाचा को भेजा, ठीक है, चाचा की मृत्यु करके सुलेमान जब गद्दी पर बैठा, तो सुलेमान कहता है कासिम जहां कहीं भी हो, उसको बैल की खाल में लपेट के लाया जाए। जहां कहीं भी हो, पूरी सेना जाती है, एक बैल मारा जाता है, बैल के मारने के बाद उसको साफ करके उस खाल में लपेट के कासिम को लाते हैं, बिल्कुल घसीटता पसीटता। तो उसमें बदबू में ही यहाँ पर क्या होता है, कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से कासिम वाला अध्याय खत्म होता है। बाद में इसको पता चलता है कि इन लड़कियों ने झूठ बोला था, तो बाद में इन लड़कियों को भी फिर फांसी की सजा दे दी जाती है। और जो दाहिर की पहली वाइफ थी ना, ठीक है, लाडी देवी, इसने क्या कर लिया था वहां पर बताते हैं कि कुछ समय तक तो यहाँ पे बंदी रही, बाद में छूट के ये क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। हाँ, बाद में जौहर, तो पहला जौहर करने का, है ना, कुछ साक्ष्य भी हमें यहाँ से एक बार प्राप्त होते हैं कि जौहर इस समय पर किया गया था, है ना। तो ये काम, तो ये था दाहिर का पूरा आक्रमण। अब बात करते हैं क्या क्या हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पड़े हैं। आइए, तो सबसे पहले बताते हैं सिंध आक्रमण पर क्या क्या प्रभाव। तो ये मैंने आपको परिचय दे दिया पूरा, न्योन हो गया, दाहिर के साथ युद्ध हो गया, आलौर हो गया, मुल्तान। ये आर्थिक कारण देखो तो धन से प्राप्ति की इच्छा, भारत के वैभव विख्याता और मंदिर से अपार संपदा। अब कासिम ने जब आक्रमण किया हमारे ऊपर, तो उसको पता था कि हमारा जो भारत है उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता है, बहुत पैसा था हमारे भारत के पास। तो इनको धन की भी लालसा थी, ठीक है, ये धन की लालसा में। दूसरा, भारत का वैभव विख्यात था, जो हमारे पूर्वी देशों के साथ, बाकी देशों के साथ हमारे जो संपर्क थे, तो वो भी विख्यात था। तो ये सोचते थे अगर हम भारत को जीत जाएंगे तो हमारा व्यापार कितना ज्यादा होने लगेगा। तो ये कुछ आर्थिक कारण थे जिसके कारण इन्हें अटैक किया। उसके बाद बात करें धार्मिक कारण पे, तो इस्लाम धर्म तो शुरू हुआ ही था उस समय,
स्टार्टिंग हुई थी उस समय यहाँ पर इस्लाम धर्म की, तो ये लोग अपने धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रोपोगेट करना चाह रहे थे। प्रोपोगेट करने का मतलब ये होता है कि इस्लाम धर्म का इनको क्या करना था, प्रचार प्रसार ज्यादा करना था। तो इसी कारण से क्या हुआ, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर आक्रमण किया कि हम अपने इस धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है, इस्लाम धर्म का। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, अरबों के दृष्टिकोण में परिवर्तन, ठीक है, धार्मिक कारण। अब अरबों के दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण मतलब पहले थोड़ी ये लोग इस्लाम धर्म को मानते थे, ये लोग तो यायावर थे, ठीक है, किसी भी जाति धर्म को नहीं माना करते थे, ठीक है, केवल एक टोली बना के रहते थे। तो इस तरह से देखो, धार्मिक अरबों को जैसे पैगंबर साहब आते हैं तो इनको एक नया धर्म देते हैं, तो इन लोगों का दृष्टिकोण बदला ना, जो पहले किसी धर्म को नहीं मानते थे। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार, जैसे आज हम देखते हैं कि जो इस्लामी शैली है, इस्लामी कला है, उसका सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे भारत में यहाँ पर होना शुरू हो गया। तो अरबों के प्रचार में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, धार्मिक कारणों में ये मूर्ति पूजा समाप्त, इस्लामिक राज्य की संकल्पना, जब विदेशी आए, जजिया कर लगाया कासिम ने, ठीक है, मंदिरों को लूटा, तो यहाँ पर आप देखोगे इन्होंने फिर इस्लामिक शैली की इमारतें बनाना शुरू करा। तो एक ये कारण था। और फिर आता है भीतरी भागों पर धर्म का प्रचार। भीतरी भागों मतलब जहां तक इन्होंने इन्वेड किया ना, वहां तक इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। तो ये एक इनके धार्मिक कारण थे। उसके बाद आता है राजनीतिक कारण। फिर राजनीतिक कारण देखें तो राजनीतिक कारणों में लिखा आता है साम्राज्य विस्तार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साम्राज्य विस्तार। अब आपको याद है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया तो साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा थी, जीतना था। 17 साल का लड़का, यंग यूथ है, वो तो चाहेगा कि कितने सारे क्षेत्रों को मैं जीत लूं। तो एक उसकी मनोइच्छा ये थी कि ये जीतना है। दूसरा, हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म का कार सीरिया, अफगानिस्तान, पुर्तगाली में क्षेत्रों में हो गया। तो मतलब वही प्रोपोगेट करना इस्लाम धर्म को ज्यादा से ज्यादा। फिर इसके बाद आती है तात्कालीन कारण। तो तात्कालीन कारण ये मैंने बता दिया है आपको, उपहार भेजे थे जहाज पे, परंतु समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था, दाहर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, इस कारण से, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कर दिया गया। तो तात्कालिक कारण भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाए हैं, क्या कारण थे जिस कारण से अरबों का आक्रमण हुआ। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम, इनके आक्रमण का हमारी भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, अरबों के आक्रमण के प्रभाव। सबसे पहले बात करते हैं सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। सांस्कृतिक प्रभाव मतलब जब पड़ता है तो भाषा, लिपि, है ना, सारी चीजें बदल जाती हैं। तो भारत में सिंधी लिपि कुरान सर्वप्रथम अनुवाद में लिखी गई, ठीक है। एक चीज तो यहाँ पर धार्मिक प्रभाव ये पड़ा, एक मिनट, यहाँ पर एक ये चीज होती है कि भाषा एवं सिंधी लिपि कुरान सर्वप्रथम अनुवाद हुआ। दूसरा, ग्रंथों का अनुवाद होने लगा। कासिम के साथ इतने सारे व्यक्ति आए थे, उतबी हो गए, बाकी सभी, उन्होंने भारतीय ग्रंथ लेकर चले गए वो अपने साथ अरब, और अरब जाने के बाद वो क्या करते हैं, इन्हीं ग्रंथों का अनुवाद करवाना शुरू कर देते हैं। तो इन ग्रंथों के अनुवाद हुए, ठीक है। तो वही ग्रंथों का अनुवाद चालू, ज्ञान विज्ञान पर प्रभाव और भारत की दशमलव प्रणाली का जन्म। भारत में उस समय तक आप देखोगे कि दशमलव प्रणाली जो विख्यात हो चुकी थी, अरबों ने हमसे भी आके वो चीज सीखी। उनके लिए हर एक चीज वाव थी, क्योंकि वो लोग यायावर थे, उन्होंने कभी ये चीज देखी नहीं थी। किसी भी चीज को देखते थे वो वाव बोलते थे, अरे ये वाह यार कितना अच्छा है। तो ये चीज इनको यहाँ पे एक नई चीज सीखने मिली। चौथी चीज यहाँ पर आती है भारतीय संस्कृति का प्रचार और समन्वित संस्कृति का विकास। अब हम ज़ाहिर इस भारत में आए हो आप आक्रमण करके, तो कुछ हमसे भी तो सीख कर जाओगे। तो ये चीजें इन्होंने हमसे यहाँ पर सीखी थी। तो ये था इनका एक सांस्कृतिक प्रभाव, ठीक है। इसके बाद आता है राजनीतिक प्रभाव। तो राजनीतिक प्रभाव में राजनीतिक परिवर्तन नगण्य, ठीक है, ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि ये रुकते तो परिवर्तन देखने मिलता। अटैक किया और आप चले गए, तो परिवर्तन इसमें नहीं मिला हमें। दूसरा, मंसूरा सुल्तान जैसे छोटे छोटे राज्य संगठन उभरे व गुर्जर प्रतिहार राजपूतों तथा चालुक्य। अब हुआ क्या उस समय कि जिस क्षेत्रों में कासिम ने अटैक किया था ना, ठीक है, उस समय दाहिर था। तो दाहिर के पतन के बाद और जयसिंह के हार के बाद, ठीक है, हालांकि आधे से ज्यादा हिस्सा तो जयसिंह ने वापस ले लिया था, ऐसा नहीं था कि पूरा हिस्सा उनको दिया, आधे से ज्यादा हिस्सा तो वो वापस ले चुका था। बचा हुआ जो क्षेत्र थे वो क्या हुए, वहां पर स्वतंत्र हो गए वो छोटे छोटे राज्य। तो एक ये परिवर्तन होता है। गुर्जर प्रतिहार वंश उस समय निकल कर आए। तुर्क तथा मुगल शासकों के बीच मार्गदर्शक। तुर्क और मुगल शासकों के बीच मार्गदर्शक का मतलब ये था कि जब मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया
तो उन्होंने कासिम और कासिम के बाद जितने भी आक्रमणकारी हमारे भारत में आए थे ना, उन सभी आक्रमणकारियों के बारे में उन्होंने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने आक्रमण किया भारत के ऊपर और उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो मुगलों के लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य किया था कि इसने मोहम्मद बिन कासिम ने और तुर्क के आक्रमणकारियों ने। तो ये एक इनके पूरे के पूरे प्रभाव यहाँ पर पड़ते हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सिंध पर आक्रमण हो गया, ठीक है, और सिंध के आक्रमण के साथ पूर्वी देशों में हमारा किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ है। कल हमारे लिए आगे का टॉपिक पढ़ना है। कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा तुर्क आक्रमण, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, और फिर जो छोटे छोटे से राजवंश थे, गुर्जर, प्रतिहार हो गया, इनको हम एक एक क्लास में कवर करेंगे। तो अभी 5-6 क्लासेस और बची हैं और कंपाइल्ड पीडीएफ आपको इस वीक में मिल जाएगी, जो आप लोग की डिमांड है ना कंपाइल्ड पीडीएफ की। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो प्लीज मेरा कोड ADYT याद रखें, जो आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल कराएगा माय डियर। सो यूज दिस कोड एंड गेट सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए पीडीएफ मैं अभी भेजता हूँ, मैं उसी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, पीडीएफ के ऊपर ही, तो मैं भेज दूंगा आपको। टाइम आप ही के लिए तो बन रही है यार, मैं क्या करूंगा इतने सारी चीजें डाटा रख के, बना तो आप ही के लिए रहा हूँ, तो दूंगा ही। तो एटलीस्ट पहले उसको प्रॉपर बन जाने दो, जैसा मैं चाहता हूँ, है ना, वैसा थोड़ा सा हो जाने दो, डेफिनेटली मैं भेज दूंगा। ओके, तो अभी रात के 9 बजे आपका एक और सेशन है, जिसमें आज हमारे लिए कवर करना है अकबर और शेर का। तो इस सेशन में मिलते हैं हम, तब तक ख्याल रखो आप सभी अपना डियर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।